Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है ना। हमने बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। हमने समझा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती क्या है, ठीक कैसे उनमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, आज हमें वहीं से आगे करते हुए आज हमें समझना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, साथ ही साथ डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है। ठीक है ना, डायपोल मूवमेंट के बारे में समझेंगे कि डायपोल मूवमेंट होता क्या है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है, कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। आप देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है HCl, हमारे पास कंपाउंड है कोई HCl, है ना, ये कोई हमारे पास कंपाउंड है HCl। तो इसमें पोलैरिटी डेवलप होती है, Cl के ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव आता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है। तो पोलैरिटी डेवलप होती है, इसके ऊपर हम बोलते हैं कि पोलर कंपाउंड है। एक बोलते हैं हम नॉन पोलर है, जैसे कि Cl2 है, हम बोलते हैं नॉन पोलर है। कैसे? Cl के बीच में बॉन्ड बना तो इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं आएगा। यहाँ पे चार्ज क्यों आया? चार्ज इसलिए आया क्योंकि जो क्लोरीन है वो ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन से, इसलिए ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का सा क्या आता है, डेल पॉजिटिव आता है ना। इसके ऊपर डेल नेगेटिव आता है, इसके ऊपर क्या आता है, डेल पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से पोलैरिटी डेवलप होती है किसी भी कंपाउंड में। तो जो एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवेलेंट, वो एक आइडियल सिचुएशन है। वो एक आइडियल, क्या अगर मैं बोलूं कि जैसे कि मैं बोलूं CH4 ये 100% कोवेलेंट है, या मैं बोलूं NaCl ये 100% आयनिक है। तो 100% आयनिक, आप समझते हैं ना, आयनिक बॉन्ड जब इसके ऊपर प्लस नेगेटिव है, ये आयनिक बॉन्ड बना, CH4 कोवेलेंट बॉन्ड से बना। तो 100% आयनिक या कोवेलेंट एक आइडियल सिचुएशन है। ऐसी आइडियल समझते हैं आप, आइडियल सिचुएशन जो बहुत परफेक्ट कंडीशन हो, और परफेक्ट कंडीशन बहुत ही कम होती है। हम उसको ना के बराबर मानते हैं कि कोई भी कंडीशन परफेक्ट नहीं होती। तो रियलिटी में कोई भी बॉन्ड ना ही वो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है ना। आपने फैजान रूल पढ़ा कि कुछ परसेंट कैरेक्टर आयनिक होता है कोवेलेंट में, है ना, कोवेलेंट में कुछ आयनिक होता है, आयनिक में कुछ कोवेलेंट होता है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में भी जब दो हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे भी कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। जैसे कि H2 ने H और H के बीच में बॉन्ड बना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, लेकिन यहाँ पे भी कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर है ना, कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं दो सिमिलर एटम के बीच में, जैसे कि H2 के बीच में बना, आपने Cl2 के बीच में देखा, है ना, आप O2 के बीच में बनाते हैं O डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, N2 के बीच में बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना, F2 के बीच में बनता है F सिंगल बॉन्ड F। तो ये कुछ क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वली अट्रैक्टेड है दोनों एटम के द्वारा। तो यहाँ पे जो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे जो इन क्लोरीन का अट्रैक्शन है वो दोनों तरफ से बराबर है। जब दोनों तरफ से बराबर है तो जो बॉन्ड है वो दोनों का है, आपस में दोनों का बॉन्ड है, दोनों का इक्वल बॉन्ड बटा हुआ है ना। उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसके बीच में, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो दो आइडेंटिकल न्यूक्लियर के एग्जैक्टली बिटवीन में होते हैं, है ना, बीच में होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होते हैं, ना ज्यादा इसके तरफ ना ज्यादा उसके तरफ, ठीक है ना, ना ज्यादा उसके तरफ ना ज्यादा उसके तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन है बीच में है, दोनों के पास है जो बॉन्ड, जैसे हमने बोला ये Cl ये इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई तो ये बॉन्ड बीच में, इस क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे, इस क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ पे, तो दोनों क्या है, बीच में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो बॉन्ड बनता है इस तरीके का बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, उनको बोलते हैं हम नॉन पोलर कंपाउंड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कैसे हैं बच्चों, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी नॉन पोलर 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 है। नॉन पोलर का मतलब कि पोल्स इसमें जनरेट ही नहीं हो रहे, ना प्लस आ रहा किसी में, ना माइनस आ रहा, दोनों पे जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने आपस में क्या किया हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो कोई भी कुछ पेयर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। तो जो बॉन्ड यहाँ पे बना वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अपोजिट चले हम, इसके कॉन्ट्ररी चले तो हम हेट्रोन्यूक्लियर, अभी ये सारे कैसे थे, होमोन्यूक्लियर। भाई ये होमोन्यूक्लियर, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम एटम है, 2 क्लोरीन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये होमोन्यूक्लियर हो गए। अभी हम बात करें अगर हेट्रोन्यूक्लियर की, अगर हम बात करें हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, जैसे HF की बात करें हम, है ना, HF की बात करें तो यहाँ पे जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 2 एटम के बीच में, वो डिस्प्लेस्ड होता है थोड़ा सा उस एटम की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ठीक है ना, तो वहां पे जो रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे भाई H और F के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना। तो हमने कहा कि दोनों के बीच में जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H ने अपने इलेक्ट्रॉन एक शेयर करा, फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तब इनके बीच में बॉन्ड बन गया। हमने देखा कि H ने फ्लोरीन हाइड्रोजन का एटम भी ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, तो खींचा, एक तरफ से हम बोलेंगे भाई खींचना यानी ले रहा हो एक तरफ से, तो गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक तरफ से लूज कर रहा है तो क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे पोल्स डेवलप हो गए, तो इसको हमने बोला ये कैसा है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। बना यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड, बना यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हमने कहा ये कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है बच्चों, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। बना यहाँ पे भी है, लेकिन हमने कहा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है, जिसमें थोड़ा सा पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। आई बात समझ में, चलो। अच्छा, तो पोलराइजेशन के कारण, यहाँ पे पोलराइजेशन और पोलराइजेशन का मतलब समझते, अपनी तरफ खींच लेना। आपने आप एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो इलेक्शन में कुछ जैसे आपके पास 2 पार्टीज है, कुछ क्या आपके जो वोटर्स है, एक पार्टी के कुछ वोटर दूसरी पार्टी के, एक पार्टी के वोटर ने कुछ ऐसे स्पीच दी, कुछ इस तरीके से अपनी बातें करी कि जो दूसरी पार्टी के जो वोटर है उसको अपनी तरफ खींच दिया। तो आपने अक्सर सुना होगा वहां पे ये वर्ड यूज होता है, पोलराइजेशन कर दिया। पोलराइजेशन का मतलब अपनी तरफ खींच लिया। तो पोलराइजेशन, ये वहीं से ये शब्द निकला है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी पोल्स क्रिएट हो गए, मतलब थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर इस पे आ गया। तो पोलराइजेशन के कारण जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर डायपोल मूवमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, डायपोल मूवमेंट आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, डायपोल मूवमेंट को कहते क्या अब बताएंगे। तो हम बोलते हैं भाई कि ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन के कारण द मॉलिक्यूल पॉजेस, due to polarization the molecule possess dipole moment। मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, डायपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है ना, ड्यू टू पोलराइजेशन के कारण मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है बच्चों, डायपोल मोमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट आ जाता है। और डायपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है ना, ये डायपोल जो मोमेंट है इसके बारे में समझेंगे, होता क्या है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट है क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charge, the product of magnitude of the charge, ठीक है, and the distance between the center, the distance between the product of magnitude of the charge and the distance between the center of positive and negative charge, distance between center of
पॉजिटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये होता है। और डायपोल मोमेंट को हम दिखाते हैं म्यू, इससे, म्यू से। ये ग्रीक लेटर है, म्यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। Q क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे Q हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और जो इसकी यूनिट है, इसको जो यूनिट है कि भाई डायपोल मोमेंट को किस यूनिट में आप दिखाते हैं, तो डिबाई में दिखाते हैं इसको। क्या? डिबाई, DEBY, डिबाई में दिखाते हैं इसको, डिबाई में हम बताते हैं। और एक डिबाई में, एक डिबाई होता है, एक डिबाई में क्या होता है? 3.33564 इंटू 10 की पावर -30 cm। C का मतलब चार्ज कूलम में होता है, M मतलब मीटर में दूरी, जो दूरी उसको होते मीटर में नापते हैं ना, तो कूलम मीटर। तो 3.33564 कूलम मीटर होता है। ठीक है ना? आई बात समझ में आपको? कूलम मीटर होता है इस तरीके से, है ना? तो C यहाँ पे कूलम हो गया, M आपके पास मीटर हो गया। जो डायपोल मोमेंट है बच्चों, ये क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आप समझते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जिसपे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जो हम कन्वेंशन डिपिक्ट करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? एरो लगाते हैं। इस पे क्या लगाते हैं? स्मॉल एरो लगाते हैं, जिसमें कि जो एरो का जो टेल है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होती है, और जो हेड है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होता है। ठीक है ना? ठीक। लेकिन केमिस्ट्री में जब आप डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो क्रॉस्ड एरो लगता है। क्रॉस्ड एरो लगता है कहाँ पे? लुईस स्ट्रक्चर पे लगेगा क्रॉस्ड एरो। जो क्रॉस है आपका वो पॉजिटिव एंड की तरफ होता है, और जो एरो हेड है वो नेगेटिव एंड की तरफ होता है। जैसे कि अगर हम HF के बीच में बताएं कि भाई HF के बीच में क्या बन रहा है? HF के बीच में डायपोल मोमेंट में, तो HF के बीच में बॉन्ड है। अब F क्या है बच्चों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो एरो है, ये जो एरो का आगे का ये जो एरो का वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ लगेगा, और ये जो क्रॉस है वो पॉजिटिव की तरफ लगेगा, है ना? तो ऐसे ये डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं कि भाई हाँ, ऐसे लगने से हमें पता चल रहा है कि ये आपका डायपोल मोमेंट दिखा रहा है। तो ये जो एरो, जो तीर है, वो किसकी तरफ लगेगा? जो आपका ज्यादा क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी तरफ लगेगा। तो एरो हमें सिंबलाइज करता है डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ गई है। इलेक्ट्रॉन की जो भरमार है वो ज्यादा किधर है? फ्लोरीन की तरफ है। डेंसिटी का समझते हैं ना? डेंसिटी का मतलब मास पर वॉल्यूम। कम वॉल्यूम में ज्यादा मास इकट्ठा है, मतलब कम जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? फ्लोरीन की तरफ है। मास डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस तरफ ज्यादा है। ठीक है ना? अच्छा, चलो, डायरेक्शन होगा आपके पास क्रॉस्ड एरो का, वो अपोजिट होता है टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर के। ठीक है ना? इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये तो हमने बात करी हेट्रो एटॉमिक की, बात करी हमने होमो एटॉमिक की बात करी। होमो एटॉमिक में तो हमने देखा कि वो तो क्या होंगे? वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करेंगे, वहां पे पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होगी, तो कोई डायपोल मोमेंट की कोई वहां पे बात ही नहीं होती। लेकिन हेट्रो एटम्स में, जिसमें अलग अलग एटम्स है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण वहां पे पोलैरिटी डेवलप होती है, पोलराइजेशन होता है, और उस पोलराइजेशन के कारण फिर क्या होता है? आपका डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, जो मैंने आपको इस तरीके से बताया कि क्या होता है? Q इंटू डी। क्यू मीन्स चार्ज, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। यूनिट डिबाई होती है, डिबाई को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट, दर्शाते हैं कैसे? एरो हेड, एरो जो है वो किस तरफ जाएगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो जाएगा। तो ये बातें हमने सीखी। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, जहां पे पॉली एटॉमिक है, जब ज्यादा एटम्स हो गए, अभी तो हेट्रो एटम में 2 एटम थे, अलग अलग एटम थे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट है वो ना ही सिर्फ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, बट वो स्पार्टल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल में भी डिपेंड करता है। द इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट पे सिर्फ और सिर्फ
वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे भी करता है, वो आपका दूसरा करता है बॉन्ड डायपोल्स पे। किसके? स्पार्टल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ऐसे केस में जो डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों मॉलिक्यूल का, वो वेक्टर सम बन जाता है डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्डों का, ठीक है ना, वेरियस बॉन्ड का सम बन जाता है। तो जो सम होता है डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड, वो हम कैसे दिखाएंगे वो आपको बताता हूँ। तो आपको अगले पॉइंट हम अगर लिखें तो बोलते हैं कि इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन के केस में, ठीक है ना, डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? वो डायपोल मूवमेंट क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ, डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर सम ऑफ वेरियस बॉन्ड, वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट, वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट, ठीक है। डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड, ऑफ वेरियस बॉन्ड, ऑफ वेरियस बॉन्ड, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर सम ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। तो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? वेक्टर सम होता है ऑफ डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ आए कि किस तरीके से ये चीजें होती है, ठीक है ना। जैसे H2O का एग्जांपल ले, हम ले एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल का। H2O हमने लिया, ठीक है ना। अब H2O हमने लिया तो H2O को कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो H2O में आप देखते हैं कि जो H2 है उसका बेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? H2O का बेंट स्ट्रक्चर। ये O है, ठीक है ना, ये आपके पास एक H हो गया, ये आपके पास एक H हो गया। अब आप देखें कि O और H में, O और H 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, है ना, ठीक। दो लोन पेयर है इसमें। अब हम बात करेंगे भाई जो H है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ज्यादा है तो इधर को जाएगा। H क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इधर को जाएगा और ये भी इधर को जाएगा, है ना। ऐसे जाएंगे, दोनों जाएंगे कि नहीं जाएंगे भाई? H का इधर को है और ये भी इधर को है, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है ना। और O के ऊपर क्या लगे हुए? O के ऊपर क्या लगे हुए बच्चों आपका? ठीक है ना। इस तरीके से आ रहा समझ में? H2O एक बेंट, ये क्या सा स्ट्रक्चर है? बेंट स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, जहाँ पे दो OH जो बॉन्ड है वो आपके 104.5 डिग्री पे एसोसिएट होते हैं। जो नेट मूवमेंट निकलता है, नेट डायपोल मूवमेंट निकलता है ना, नेट डायपोल मूवमेंट वो लगभग इसका निकलता है 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, है ना। ये रिजल्टेंट है बच्चों डायपोल मूवमेंट ऑफ 2 OH बॉन्ड का। तो ये दोनों इधर को जा रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे जाएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो अगर ये तो हमने बताया बॉन्ड डायपोल, ये तो क्या हो गया बच्चों? बॉन्ड डायपोल हो गए, ये तो क्या हो गया बच्चों? आपके बॉन्ड डायपोल हो गए, है ना। ये आपके क्या है? बॉन्ड डायपोल हो गए। इनका जो नेट डायपोल आएगा, नेट डायपोल कैसे आता है? नेट डायपोल आपका इस तरीके से जाएगा ऊपर की तरफ, ये इनका नेट डायपोल हो जाएगा, है ना। नेट डायपोल इतना हो जाएगा ये, ठीक है ना, जिसकी एक वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें, ये था H2O, हम बात करें BeF2 की बात करें, BeF2, ठीक है, BeF2। अच्छा बच्चों, इसका जो डायपोल मूवमेंट है वो 0 आता है। पहले बता दो, पूछा जाता है एग्जाम में कि वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ BeF2 इज 0, कि BeF2 का डायपोल मूवमेंट 0 क्यों है, ठीक है ना। अच्छा, 0 क्या? BeF2 का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, ये होता है। अब देखो, B कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F ज्यादा, इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा, दोनों जा रहे हैं दोनों इस तरफ। तो यहाँ पे जो दो इक्वल बॉन्ड डायपोल हैं वो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ने आपस में क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। दोनों ने आपस में क्या कर दिया? एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जब एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे BeF2 का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। क्या होता है? डायपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 आता है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई BeF2 में डायपोल मूवमेंट 0 क्यों है, तो आप बोलोगे कि जो दो बॉन्ड डायपोल है, यहाँ पे दो इक्वल बॉन्ड डायपोल है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में?
इसी तरीके से जो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है आपका, जैसे कि BF3 की बात करें, BF3 है ना, BF3 की बात करें तो BF3 में भी जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों वो 0 आता है। BF3 में भी डायपोल मोमेंट 0 आता है। अब क्यों आता है डायपोल मोमेंट 0, उसको भी आप देखो। BF3 में आप देखेंगे तो BF3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाए, है ना, BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाए तो आपको समझ आएगा कि भाई BF3 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ठीक है ना। चलिए BF3 का बनाएंगे हम, इस तरीके से बनता है BF3 का। एक B, एक F आपका ऐसे रहता है, एक F ऐसे रहता है और एक F आपका ये रहता है, ठीक है ना, इधर को रहता है। अब डायपोल, इसमें डायपोल ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसे हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इनका जो नेट डायपोल आएगा, इसका जो नेट आएगा इन दोनों का, अब ये वाला, जो ये वाला नीचे वाला वो ऐसे को जाएगा और इन दोनों का ऐसे को आ जाएगा, है ना। आपने H2O के केस में देखा था ना, H2O के केस में 2000 था तो इस तरह से बन रहा था। तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से यहाँ पे भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0। कितना होगा डायपोल मोमेंट इसका भी, 0। तो BF3 का डायपोल मोमेंट भी आपका 0 आता है। रीजन पूछेंगे क्यों, तो आप इस तरीके से एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं कि भाई ऐसा इस तरीके से इसमें हो रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए तो अब हम बात करते हैं NH3 के केस में, NF3 मॉलिक्यूल के केस में। दो केस लेंगे हम, NH3 का और NF3 मॉलिक्यूल का। देखेंगे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स में, दोनों का जो मॉलिक्यूल्स है वो उनका पिरामिडल शेप होता है और एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन एटम में, ठीक है ना। चलिए और बात करेंगे किसका डायपोल मोमेंट क्या है, किसका डायपोल मोमेंट क्या है, ठीक है ना। चलो पहले आप दोनों का बना लेते हैं, NH3 और NF3 का। ये आपके पास N है, ठीक है ना, H H H, ठीक है। अच्छा समझ आ गया आपको। ये आपके पास लोन पेयर है। NF3 का बनाएंगे N F F और F, ठीक है ना। NF3 का भी बन गया, NF 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 बन गया, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, NF3 का हो गया। अब आप इसकी जो वो बनाए, H ये है, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर को जा रहा है, लोन पेयर की तरफ भी जाता है। इसमें इधर को आ रहा है, ठीक है, इसमें इधर को आएगा। F ज्यादा, जो तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस तरफ क्या जाता है आपका, वो जाता है क्या, एरो उस तरफ जाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। चलिए अब NH3 दोनों कैसे पिरामिडल शेप है, दोनों के दोनों कैसे हैं, पिरामिडल शेप है, दोनों के दोनों पिरामिडल शेप है ना। और दोनों के दोनों पिरामिडल शेप है और दोनों के पास क्या है, दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। और दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर भी मौजूद है, ठीक है ना। अच्छा तो देखा गया कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कि नहीं है। नाइट्रोजन से फ्लोरीन क्या है बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिजल्टेंट जो डायपोल मूवमेंट होता है NH3 का जो डायपोल मूवमेंट है वो आता है हमारे पास 4.90 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। और जो NF3 का डायपोल मूवमेंट आता है वो आता है 0.8 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जो NH3 का डायपोल मूवमेंट है वो NF3 से ज्यादा है। क्वेश्चन आता है कि वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3 या वाई डायपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ऐसे भी आ सकता है कि डायपोल मूवमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3 ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, है ना। तो NH3 के केस में बच्चों जो ऑर्बिटल डायपोल है और NH3 के केस में, है ना, जो ऑर्बिटल डायपोल है वो किस कारण से है कि जो लोन पेयर है वो सेम डायरेक्शन पे रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट के साथ। आप देख रहे हैं H से N की तरफ जा रहा है और जो लोन पेयर वाला N से लोन पेयर की तरफ, उनकी डायरेक्शन सबकी क्या है, सेम है। तो जो ऑर्बिटल डायपोल है ड्यू टू लोन पेयर इज इन सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डायपोल ऑफ NH बॉन्ड। जबकि NF3 के केस में जो डायपोल मूवमेंट है
NF3 के केस में जो ऑर्बिटल डायपोल है वो अपोजिट हो गया। आप N से F की तरफ आ रहे हैं और ऑर्बिटल डायपोल लोन पेयर का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं ना, दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, अपोजिट हो रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल डायपोल है बिकॉज ऑफ लोन पेयर वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड के डायपोल को, जो क्योंकि अपोजिट चल रहे ना, NF का इधर आ रहा और उसका ऑर्बिटल डायपोल लोन पेयर का अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे दोनों, तो उसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर देते हैं, जिस वजह से NF3 का कम डायपोल मूवमेंट हो जाता है एज कंपेयर टू NH3। ठीक है ना, आई बात समझ में, ठीक है ना। एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड ऑल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड में अभी हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, तभी तो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। भाई ये प्लस माइनस चार्ज किस कारण से आ रहा है, प्लस माइनस चार्ज कहाँ होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है, और ये बॉन्ड कैसे है, कोवेलेंट है। तो जैसे कि इन कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर हमने देखा, इसी तरीके से क्या होता है कि आपके पास आयनिक बॉन्ड में भी पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, जो कि क्या किया था, फजान रूल ने डिस्कस किया था, है ना। क्या किया था बच्चों, फजान ने डिस्कस किया था रूल पे। ये मैं आपको फजान रूल बता चुका हूं, जिसमें कि हम क्या करते हैं, कैटायन का साइज देखते हैं, एनायन का साइज देखते हैं, ये हम फजान रूल पढ़ चुके हैं। फजान रूल में हमने क्या देखा था, फजान रूल में हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड्स में कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में देखिए, ध्यान रखिए, दो चीजें समझिए आप, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा तो वो डायपोल मोमेंट कहलाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा तो वो डायपोल मोमेंट कहलाएगा। लेकिन आयनिक बॉन्ड में कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, वो फजान रूल के द्वारा डिस्कस किया जाता है। वहां पे हमने बताया था आपको कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना बड़ा साइज एनायन का होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक कंपाउंड में होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पे होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में होगा। उन कैटायन के लिए जिनका साइज सेम है, चार्ज आपका सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके की, आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली, है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाली, वहां पे क्या होगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। इस तरीके से हमने बातें वहां पे की थी। तो ये था बच्चों आपका डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड, डायपोल मूवमेंट के बारे में कि भाई डायपोल मूवमेंट एक्चुअल में क्या होता है, क्या क्या चीजें डायपोल मूवमेंट के अंदर आती है। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, हम बात करेंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। चलिए, तो होता क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि आपके पास जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने पीरियोडिक उसमें पढ़ा था कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन फिर ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, है ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। जब ये क्या करते हैं बच्चों, किसी हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं, जब ये तीनों किसी हाइड्रोजन से क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, जब ये किसी हाइड्रोजन से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आपने HF सुना, NH3 सुना, H2O सुना, है ना, क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड का, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, ज्यादा शिफ्ट, किस तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, उसकी तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे H2O में O की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, HF में F की तरफ ज्यादा शिफ्ट, NH3 में N की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, है ना, उससे क्या होगा भाई, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब H और F के बीच में बना तो F ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो H के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया। H2O के बीच में बना तो O ने अपनी तरफ खींचे, H के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया। N ने अपनी तरफ खींचा, H के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम में, ये क्या करता है बच्चों, अपने पास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। पॉजिटिवली जो आपके पास
हाइड्रोजन एटम है ये बॉन्ड बनाता है विद अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, नेगेटिव एटम के साथ। ये जो बॉन्ड होता है बच्चों इसी को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये वीकर होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड से। आई बात समझ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास H और F के बीच में क्या है, बॉन्ड है। H और F के बीच में हमारे पास क्या है, बॉन्ड है। F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपने तरफ बॉन्ड खींचा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आ गया है ना, H के ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब H क्या करता है, इसके ऊपर जब डेल पॉजिटिव आ जाता है तो इसके पास अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इसके पास क्या है बच्चों, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, जैसे कि सपोज इसके पास क्या आ गया, F आ गया, ठीक है, या N आगे, O आगे, तो इसके साथ ही ऐसे बॉन्ड बना देता है, डैश डैश डैश। इस डैश डैश बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये वीक होता है। क्या होता है, वीक। कोवेलेंट बॉन्ड से, तभी हमने डैश डैश बनाया। आपका क्या होता है, वीक होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, वीक होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, वीक होता है। आई बात समझ में। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक है आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या होता है बच्चों, वीक होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इस तरीके से आपके हजारों बन सकते हैं ऐसे बॉन्ड, है ना। ये आपके पास हो गया आपका HF का बनाने का तरीका, ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास सपोज यहाँ पे HF है ना, इसके ऊपर हल्का डेल प्लस है, डेल नेगेटिव है, तो इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया डेल डैश, ठीक है ना। फिर आपके पास वो यहाँ पे आपके पास HF है, ये डेल नेगेटिव हो गया, डेल पॉजिटिव हो गया, इसने बना दिया इसके साथ डेल डैश। तो ये इस तरीके से जो बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। तो आपको बात समझ में आएगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों एक ब्रिज का काम करता है, दो एटम जो कि क्या करता है, होल्ड करके रखता है वन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड, अदर एटम बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है ना, जबकि जो सॉलिड लाइन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बता रही है। आगे समझ में आपको, ये डॉट लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो आपके पास सॉलिड लाइन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपको बात समझ आए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक। तो ये आगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कैसे बोल सकते हैं, फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में है क्या। आप बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। क्या है बच्चों, द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना, विच बाइंड्स, अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स, attractive force which binds, ठीक है ना, which binds hydrogen atom of one molecule, which bind hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule, the attractive force which bind hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom, with the electronegative atom, with the electronegative atom of other bond, with the electronegative उसमें कौन कौन से सकते हैं, F, O और N, with the electronegative atom of another, electronegative atom of another molecule, ठीक है ना, another molecule, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है आपका, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चलिए, क्या क्या रीजन होते हैं बच्चों फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के क्या क्या रीजन है ना। तो जब हाइड्रोजन आपका बॉन्ड होता है, बॉन्ड बनाता है किसी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो शेयर्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में, है ना, दो एटम के बीच में शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड बिटवीन टू एटम मूव्स फार अवे फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, जिस वजह से हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम x। अब जब डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का x की तरफ, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। उसकी वजह से आपका क्या होगा, फॉर्मेशन होता है पोलर मॉलिक्यूल का, जिसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। अब जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैस स्टेट, ठीक है ना। आई बात समझ में हाइड्रोजन बॉन्ड का
हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का जो कॉज है वो क्या है भाई, कॉज क्या है कि क्यों बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, कॉज ऑफ एच बॉन्ड, एच बॉन्ड का कॉज क्या है ना। तो वही मैंने आपको बताया एच बॉन्ड का कॉज क्या है कि जब एच क्या करता है किसी एक्स एटम के साथ लगता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। जब एच एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, उस वजह से जो आपका एक्स एटम है वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इस पर हल्का सा डेल नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आता है। जब डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया है ना, तो होता क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। पोलर बन गया ना, ये कैसा है बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल हो गया है, पोलर मॉलिक्यूल बना। अब पोलर मॉलिक्यूल बनने से होता क्या है, जो पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल बनने से इसमें आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, तो H क्या करेगा, अपनी तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को खींचेगा, है ना। तो ये भी एक डैश डैश बॉन्ड बना देगा X डेल नेगेटिव के साथ, है ना। तो इस तरीके से बॉन्ड चल जाता है, इस तरीके से आपका H X है, ये इसने डेल बना दिया, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, तो ये इसका कॉज है। और जो आपका मैग्नीट्यूड है, आपका मैग्नीट्यूड एच बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्ड, जो एच बॉन्ड का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट। कैसी फिजिकल स्टेट है, एच बॉन्ड का मैग्नीट्यूड फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। सॉलिड स्टेट में वो मैक्सिमम होगा, जो एच बॉन्ड है वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होता है सॉलिड स्टेट में, और गैसियस स्टेट में मिनिमम, गैसियस में क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो सॉलिड स्टेट में जो एच बॉन्ड है वो मैक्सिमम होता है, गैसियस में मिनिमम होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के पास एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर देता है किसी भी कंपाउंड को। तो इस तरीके से आपने आज डायपोल मोमेंट के बारे में समझा, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी आपने जाना। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको लोगों को समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।